नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की आप कह सकते हैं बिल्कुल पहली सीढ़ी पर हैं। भाग 1 जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 आते हैं। ये वो नींव के पत्थर हैं जो बताते हैं कि भारत असल में है क्या। इसे राज्यों का संघ क्यों कहा गया, और हाँ, सबसे दिलचस्प बात, कैसे हमारे देश का नक्शा मतलब राज्यों की सीमाएं बदली जा सकती हैं। तो आज इस गहरी पड़ताल का कह सकते हैं मिशन क्या है। हम ये समझना चाहते हैं कि भारत का ढांचा कैसे परिभाषित किया गया है संविधान में, और संसद के पास कितनी ताकत है राज्यों को फिर से बनाने की, उनकी सीमाएं बदलने की, खासकर इन शुरुआती अनुच्छेदों के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 1 ये कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अब यही पहला सवाल खड़ा होता है, ये राज्यों का संघ ही क्यों? हमारी व्यवस्था तो फेडरल है, संघीय है। फिर इसे राज्यों का परिसंघ, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं कहा गया जैसे अमेरिका में है? ये वाकई बहुत अहम सवाल है, और इसका जवाब ना संविधान बनाने वालों की सोच को दिखाता है। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने खास तौर पे ये संघ यानी यूनियन शब्द बहुत सोच समझ कर चुना था। अच्छा। हाँ, इसके पीछे मतलब मोटी मोटी दो वजह थी। पहली कि जो भारत का संघ है वो अमेरिका की तरह राज्यों के बीच किसी समझौते, किसी अग्रीमेंट का नतीजा नहीं है। राज्य अपनी मर्जी से आकर नहीं मिले थे। और दूसरी जो बहुत जरूरी है, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। ये संघ अटूट है, अविनाशी, देश एक है, भले ही हमने उसे प्रशासन के लिए राज्यों में बांटा हो। इसीलिए संघ शब्द चुना गया, एकता पर जोर देने के लिए। हाँ, ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। और नाम का क्या, इंडिया अर्थात भारत, इसमें भी कोई कहानी है या बस ऐसे ही? नहीं, कहानी है, बिल्कुल है। संविधान सभा में इस पर भी काफी बहस हुई थी, गर्मा गर्म बहस। अच्छा। नाम पर भी, जी हाँ। कुछ सदस्य थे जो पारंपरिक नाम भारत चाहते थे। उनका मानना था कि ये हमारी पुरानी सभ्यता, संस्कृति से जुड़ा है। तो दूसरी तरफ कुछ और सदस्य थे जो इंडिया नाम को बेहतर मानते थे। उन्हें लगता था यह आधुनिक भारत का अंतर्राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। तो फिर सुलह कैसे हुई? काफी बहस के बाद एक बीच का रास्ता निकाला गया, दोनों को अपना लिया। इंडिया यानी कि भारत, एक तरह से परंपरा और आधुनिकता दोनों को जगह दी गई। और एक मजेदार बात यह भी है, हमारे संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है आधिकारिक तौर पर। ये जानना तो बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, अनुच्छेद 1 में आगे ये भी है कि भारत के क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और वो इलाके शामिल होंगे जो भविष्य में भारत हासिल करे। यहां अक्सर दो शब्द सुनाई देते हैं, भारत का क्षेत्र और भारत का संघ। इनमें क्या कोई फर्क है या एक ही बात है? नहीं, इनमें एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण फर्क है। भारत का क्षेत्र या टेरिटरी ऑफ इंडिया ये ज्यादा बड़ा टर्म है। इसमें सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, और वो इलाके भी जो भारत भविष्य में हासिल कर सकता है, संधि से, खरीद कर या किसी और तरीके से। अच्छा। और दूसरी तरफ है भारत का संघ यानी यूनियन ऑफ इंडिया। ये सिर्फ उन राज्यों की बात करता है जो फेडरल सिस्टम के मेंबर हैं, जो केंद्र के साथ शक्तियां बांटते हैं। तो क्षेत्र में सब आ गए, राज्य, यूटीज, भविष्य के इलाके, और संघ में मुख्य रूप से राज्य। और इन सब की लिस्ट पहली अनुसूची में दी गई है। तो ये तो हुई परिभाषा और क्षेत्र की बात। अब आज जो हम भारत देखते हैं, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये नक्शा हमेशा से तो ऐसा नहीं था। आजादी के बाद से काफी बदलाव हुए हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बहुत बदलाव हुए हैं। देखिए, जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तब राज्य 4 तरह के थे, भाग क, ख, ग और घ। 4 तरह के। हाँ, ये ब्रिटिश भारत के प्रांत, बड़ी रियासतें, छोटी रियासतें, चीफ कमिश्नर के प्रांत, अंडमान निकोबार, इस तरह का वर्गीकरण था। काफी जटिल था। फिर मांग उठी खासकर भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की। फजिल अली कमीशन बना, उनकी सिफारिशों पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। हाँ, 1956 वाला। जी, और 7वां संविधान संशोधन भी। इसने वो 4 श्रेणियां खत्म की और 1 नवंबर 1956 को बने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन कहानी वहां भी नहीं रुकी। उसके बाद भी, जैसा स्रोत बताते हैं, जन आंदोलन हुए, राजनीतिक मांगे उठीं और नए राज्य बनते गए, सीमाएं बदलती रहीं। जैसे कुछ उदाहरण? अरे बहुत है। बंबई से गुजरात और महाराष्ट्र बना, पंजाब का पुनर्गठन हुआ, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने,
नॉर्थ ईस्ट में कई नए राज्य बने और हाल में देखें तो तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तो ये नक्शा लगातार बदलता रहा है, विकसित होता रहा है। वाकई ये विकास यात्रा तो काफी लंबी है। तो अब सवाल ये है कि ये बदलाव होता कैसे है, ये नक्शा बदलता कैसे है, संविधान क्या कहता है इस बारे में? यहीं पर अनुच्छेद 2 और 3 आते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 2 और 3 यही वो अनुच्छेद हैं जो संसद को ये शक्ति देते हैं। लेकिन दोनों का काम थोड़ा अलग है। अनुच्छेद 2 जो है वो संसद को अधिकार देता है कि वो कानून बनाकर जैसी भी शर्तें उसे ठीक लगे नए राज्यों को भारत संघ में शामिल कर सकती है या स्थापित कर सकती है। नए राज्य मतलब? नए राज्य मतलब वो इलाके जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है, बाहर के इलाके। मान लीजिए भविष्य में कोई बाहरी क्षेत्र भारत में शामिल होता है तो उसे राज्य का दर्जा अनुच्छेद 2 के तहत मिलेगा। इसमें संसद को काफी छूट है। अच्छा, तो अनुच्छेद 2 हुआ बाहरी क्षेत्रों के लिए। लेकिन अगर हमें भारत के अंदर ही, मतलब जो राज्य अभी हैं, उनमें ही कुछ फेरबदल करना हो, जैसे किसी बड़े राज्य को बांटकर 2 छोटे राज्य बनाने हो, या 2 राज्यों के हिस्से मिलाकर नया राज्य बनाना हो, या किसी की बाउंड्री बदलनी हो, या नाम बदलना हो, उसके लिए है अनुच्छेद 3। और यहीं पर वो बात आती है जिसकी हम अक्सर चर्चा सुनते हैं कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। हाँ, ये फ्रेज काफी सुना है। तो अनुच्छेद 3 संसद को बहुत ज्यादा शक्ति देता है। संसद कानून बनाकर क्या क्या कर सकती है? किसी राज्य से उसका कोई हिस्सा अलग करके, या 2 या ज्यादा राज्यों को या उनके हिस्सों को मिलाकर, या किसी इलाके को किसी राज्य के हिस्से के साथ मिलाकर नया राज्य बना सकती है। ठीक है। ख, किसी राज्य का एरिया बढ़ा सकती है। ग, किसी राज्य का एरिया घटा सकती है। घ, किसी राज्य की बाउंड्रीज, सीमाएं बदल सकती है। अंगे, और किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। और यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि इस अनुच्छेद के लिए राज्य शब्द में ज्यादातर मामलों में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल माने जाते हैं। मतलब संसद यूटीज का भी एरिया, बाउंड्री, नाम बदल सकती है। ये तो बहुत ही व्यापक अधिकार हैं संसद के पास। यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ये प्रक्रिया होती कैसे असल में? क्या जब किसी राज्य की सीमा बदली जा रही हो या नाम बदला जा रहा हो तो उस राज्य की विधानसभा से पूछना, उनकी सहमति लेना जरूरी है? आखिर सवाल तो उनके वजूद का है। ये सवाल बिल्कुल सही है और यहीं अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया की सबसे खास बात है। देखिए, राज्यों के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों के नहीं, 2 मुख्य शर्तें हैं प्रक्रिया की। ऐसा कोई भी बिल जो राज्य का एरिया, बाउंड्री या नाम बदलने वाला हो, वो संसद में तभी पेश हो सकता है जब राष्ट्रपति ने उसकी सिफारिश की हो। पहले राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश। राष्ट्रपति सिफारिश करने से पहले उस बिल को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजेंगे उनकी राय जानने के लिए। और इसके लिए राष्ट्रपति एक टाइम लिमिट भी तय करते हैं, चाहे तो वो टाइम बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, तो राज्य विधानमंडल को राय देने का मौका मिलता है तो इसका मतलब उनकी राय का कुछ वजन होगा, उनकी हाँ या ना कुछ मायने रखती होगी। यहीं पर संविधान बिल्कुल साफ है और इसे समझना बहुत जरूरी है। राज्य विधानमंडल की जो भूमिका है वो पूरी तरह से सिफारिशी है, रेकमेंडेटरी। वो बाध्यकारी यानी बाइंडिंग बिल्कुल नहीं है। मतलब? बाध्यकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं इसके। बिल्कुल नहीं। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं इसके। अगर राज्य विधानमंडल उस तय टाइम में अपनी राय नहीं देता तो भी बिल संसद में पेश हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं इसके। अगर वो राय दे भी देते हैं, चाहे वो बिल के पक्ष में हो या पूरी तरह विरोध में, भले ही सबने मिलकर विरोध किया हो, राष्ट्रपति और संसद उस राय को मानने के लिए मजबूर नहीं है। वो चाहे तो मान लें, चाहे तो बिल्कुल नजरअंदाज कर दें। अरे हाँ, संसद उस बिल को राज्य की राय के साथ या बिना राय के, ओरिजिनल रूप में या बदलाव के साथ पास करने के लिए पूरी तरह आजाद है। और एक और बात, अगर संसद में बिल पर बहस के दौरान कोई अमेंडमेंट होता है, कोई बदलाव होता है, तो उस बदले हुए बिल को फिर से राज्य के पास भेजने की जरूरत नहीं है। और जैसा पहले कहा, केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में तो राय लेने की भी जरूरत नहीं है। संसद सीधे कदम उठा सकती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि संविधान के हिसाब से संसद किसी राज्य को उसकी मर्जी के खिलाफ भी बांट सकती है, उसकी सीमा बदल सकती है, नाम बदल सकती है। राज्य विधानमंडल की राय सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। हाँ, अगर आप संवैधानिक नजरिए से देखें तो नतीजा यही निकलता है। राय जानना एक प्रक्रिया का हिस्सा जरूर है, पर वो संसद के फैसले को रोक नहीं सकती। संसद की इच्छा ही फाइनल है। इसीलिए तो भारत को कहते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ।
इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। संघ यानी भारत वो अविनाशी है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन राज्य जो उसकी इकाइयां हैं वो विनाशी हैं। मतलब संसद उन्हें बदल सकती है, उनका रूप बदल सकती है, जैसा वेदांतों के स्रोत में भी कहा गया है। ये सिद्धांत देश की एकता और अखंडता को सबसे ऊपर रखने के लिए बनाया गया, ताकि जरूरत पड़ने पर बदलाव किए जा सकें। ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ वाली बात, ये इस पूरी चर्चा का निचोड़ लगती है। अब एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है। जब संसद अनुच्छेद 2 या 3 के तहत कोई कानून बनाती है, मान लीजिए नया राज्य बनाया या सीमा बदली, तो क्या ये संविधान में संशोधन माना जाता है? क्योंकि संविधान संशोधन के लिए तो वो मुश्किल वाली प्रक्रिया है, अनुच्छेद 368 वाली स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। नहीं, इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता, और ये बात अनुच्छेद 4 खुद ही बिल्कुल साफ कर देता है। अच्छा, अनुच्छेद 4 में ही लिखा है? जी हाँ, अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत बनाया गया कोई भी कानून अनुच्छेद 368 के हिसाब से संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि ऐसे कानून संसद साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से ही पास कर सकती है, जैसे कोई आम बिल पास होता है। वो अनुच्छेद 368 वाली 2/3 बहुमत वाली प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। और अनुच्छेद 4 ये भी कहता है कि ऐसे कानून में पहली और चौथी अनुसूची में जरूरी बदलाव करने का प्रावधान भी हो सकता है, मतलब राज्यों की लिस्ट और राज्यसभा सीटों में बदलाव। तो ये प्रक्रिया तो काफी सीधी रखी गई है, लेकिन क्या संसद की इस ताकत की कोई सीमा भी है, कोई लिमिट? जैसे क्या संसद अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल करके भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकती है? क्योंकि अनुच्छेद 3 में राज्य का क्षेत्र घटाने की बात भी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और इसका जवाब हमें मिला सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क केस से, बेरूबारी यूनियन केस 1960। हाँ, सुना है इसके बारे में। जी, तो इस केस में यही सवाल उठा था जब पश्चिम बंगाल का बेरूबारी इलाका पाकिस्तान को देना था। कोर्ट ने एकदम साफ किया कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद को राज्य का क्षेत्र कम करने की जो शक्ति है, उसमें भारत की जमीन किसी दूसरे देश को सौंपने की शक्ति शामिल नहीं है। अगर ऐसा करना है, मतलब देश का कोई हिस्सा किसी और देश को देना है, तो अनुच्छेद 3 काफी नहीं है। उसके लिए बाकायदा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना ही होगा। तो बाहरी सीमाएं कम करने के लिए संविधान संशोधन जरूरी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण लिमिट है। अच्छा, और हाल के सालों में जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन हुआ, उस पर भी बहुत चर्चा हुई। उस बारे में संवैधानिक स्थिति पर स्रोत क्या कहते हैं? इन रे अनुच्छेद 370 2023 का जो मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया। मतलब अनुच्छेद 370 और 350A को जो निष्प्रभावी किया गया, उसे कोर्ट ने संवैधानिक माना। राज्य से एक केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। अच्छा। स्रोत ये भी बताते हैं कि 2019 में राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 370 का विशेष दर्जा खत्म हुआ, और फिर जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम से राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। जम्मू और कश्मीर जिसकी अपनी विधानसभा होगी, और लद्दाख बिना विधानसभा के। और हाँ, यहाँ हम फिर से ये साफ करना चाहेंगे कि हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो स्रोतों में तथ्यात्मक रूप से दिया गया है या जो न्यायिक व्याख्या है। हम किसी राजनीतिक नजरिए का ना तो समर्थन कर रहे हैं, ना विरोध। हमारा काम बस संवैधानिक प्रावधानों और उनकी व्याख्या को समझना है। बिल्कुल, ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। तो आज की इस चर्चा से हमने संविधान के उस हिस्से को समझा जो भारत की, कह सकते हैं, भौगोलिक और राजनीतिक शक्ल तय करता है। हमने देखा कि कैसे भारत को राज्यों का संघ कहा गया, जो इसकी एकता पर जोर देता है, और कैसे अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों का नक्शा बदलने की इतनी बड़ी ताकत देता है, जिसमें राज्यों की भूमिका सिर्फ सलाह देने की है, मानने की बाध्यता नहीं है। हाँ, और ये व्यवस्था एक तरह से आप कह सकती हैं कि देश की एकता बनाए रखने और प्रशासनिक जरूरत के हिसाब से लचीलापन रखने के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। वो जो सिद्धांत है ना, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, वो इसी संतुलन को दिखाता है। केंद्र को ताकत देता है कि वो जरूरत पड़ने पर राज्यों को रीऑर्गेनाइज कर सके, ताकि देश एक मजबूत इकाई बना रहे। हालांकि ये बात भी सही है कि इस ताकत का इस्तेमाल कब और कैसे हो, ये हमेशा राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुद्दा रहा है। और यहीं से हम अपने श्रोताओं के लिए एक सोचने का बिंदु छोड़ना चाहेंगे। जैसा हमारे स्रोतों में भी आया कि भारत में राज्यों का बनना या बदलना अक्सर जमीनी स्तर के जन आंदोलनों और राजनीतिक परिस्थितियों का नतीजा रहा है। कभी भाषा का मुद्दा, कभी विकास का, कभी पहचान का।
तो ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में कौन सी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक ताकतें हो सकती हैं जो भारत के इस अंदरूनी नक्शे को फिर से बदलने में कोई भूमिका निभाएं। इस पे ज़रूर सोचिएगा। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं ख़त्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरने के लिए। धन्यवाद।